हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार बड़ारिया क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। और मैं आपके लिए संस्कृत की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूं जिससे हर बार रीट में क्वेश्चन बना है और इस बार भी 100% क्वेश्चन बनेगा। तो ये क्लास आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें से 100% क्वेश्चन आता है और 100% आपको करना होता है। और ये क्वेश्चन वहाँ पर गलत अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो गलत भी नहीं होता है, क्योंकि बहुत ही सिंपल और साधारण टॉपिक है। लगता बड़ा है लेकिन सिंपल साधारण टॉपिक है और परीक्षा में बहुत ही फ़ायदा हमें दिलाता है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास में छंद। कौन सा है? छंद। छंद क्या होता है? वर्ण एवं वर्णों के समूह को पाद या चरण मानकर रचे वाक्य समूह क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। यानी कि वर्णों का ऐसा समूह जिनको चरण मानते हैं, पाद मानते हैं। पाद कैसे होते हैं? 4 लाइनों के रूप में, 1 2 3 4, 4 लाइनों के रूप में मानकर उनको रच देते हैं, तो वो वाक्य समूह क्या कहलाते हैं? छंद कहलाते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ पद्य से होता है। पद्य में जैसे 4 लाइनें होती है ना, संस्कृत में जब पद्य देखते हैं 1 2 3 4 ऐसे 4 पाद होते हैं। दोहे की बात करते हैं तो भी दोहे भी 4 पाद से मिलकर बने होते हैं। यानी कि पाद यहाँ पर कितने होते हैं? पाद या चरणों की संख्या कितनी होती है? 4 यहाँ पर होती है। ठीक है, तो ये जो जनरल जो सामान्य जानकारी है वो आप याद रखिएगा कि छंद किसके अर्थ में काम आता है, पद्य के अर्थ में, और छंद के अंदर जो पाद पाए जाते हैं वो टोटल कितने होते हैं। अगला क्वेश्चन आगे दे रखा है, छंद पादो तु वेदस्य। छंद को वेद रूपी पुरुष के पैर कहा जाता है। यानी कि छंद जैसे अगर वेद एक पुरुष हो, वेद क्या हो, जैसे ये एक पुरुष है तो इसके जो दोनों पैर होते हैं, उन दोनों पैर को क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छंद कहा जाता है। यानी कि जैसे पुरुष को चलने के लिए पैर की जरूरत होती है, वैसे ही वेद को चलने के लिए भी, वेद को चलाने के लिए भी पैरों की जरूरत होती है। यानी कि जैसे पुरुष के अगर पैर नहीं होंगे तो उसको चलने में बहुत दिक्कत आएगी, वैसे ही छंद नहीं होंगे तो वेदों को भी नहीं पढ़ा जा सकता है। अगला, छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन होता है? पिंगल मुनि। तो ये याद रखिएगा, छंद शास्त्र के ज्ञाता कौन है? पिंगल मुनि यहाँ पर है। यति एक प्रश्न पूछा जाता है छंद में से। तो अब देखो, छंद में कभी कभी ये पूछा जाता है कि यति क्या होता है? तो यति होता है कि श्लोक या पद्य के मध्य में श्वास को विराम देना। यानी कि जैसे हम पद्य पढ़ रहे हैं तो पद्य पढ़ते समय वहाँ पर कुछ समय के लिए रुकना क्या कहलाता है? यति कहलाता है। क्या करना? थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकना क्या कहलाता है? यति। जैसे कोमा आता है तो कोमा के बाद में हम हल्का सा विराम लेते हैं। खड़ी पाई आती, विराम चिन्ह आता है तो वहाँ पर हम विराम विराम लेते हैं। तो ये क्या हो गया? ये एक प्रकार का यति हो जाता है। अगला अगला है छंद के प्रकार। छंद कितने प्रकार का होता है? छंद 2 प्रकार का होता है। एक तो मात्रिक छंद, एक होता है वर्णिक छंद। मात्रिक छंद का मतलब होता है जो मात्रा से संबंधित हो। वर्णिक छंद होता है वर्ण से संबंधित हो। ये जो नोट्स है, जो मैंने रीट में क्वालिफाई होने के लिए, जब मैं रीट का क्वालिफाई हुआ था तब मैंने ये नोट्स बनाए थे। और आप भी ऐसे ही नोट्स बना के पढ़ा करो, भले ही कोई सा भी सब्जेक्ट हो, इनको शॉर्ट में ऐसे बना के पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद होंगे और रिवाइज करने में भी यहाँ पर आपको फ़ायदा होगा। एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए ताकि दूसरों को भी ये टॉपिक मिल जाए। ठीक है, अब देखो, मात्रिक छंद क्या होता है कि वर्णों के साथ प्रयुक्त मात्रा, जो मात्रा दे रखी है उन मात्राओं को गिनना क्या कहलाता है? मात्रिक छंद कहलाता है। और मात्रिक छंद के अंतर्गत आपके सिर्फ एक ही छंद आता है, वो है आर्य छंद। कौन सा होता है? आर्य छंद। इस इसके 4 पदों के लक्षण होते हैं। इनके पदों के जो होते हैं वो 4 लक्षण होते हैं। और इन चारों पदों के कौन कौन से लक्षण होते हैं, वो चारों पदों के हम लक्षण यहाँ पर देखते हैं। आपको पता है सभी छंद में कितने पद होते हैं? 4 पद होते हैं और चारों पदों के यहाँ पर लक्षण होते हैं। यानी कि यहाँ पर जो प्रथम पद होता है उसमें 12 मात्राएं होती है, द्वितीय पद में 18 मात्राएं होती है, तृतीय पद में 12 मात्राएं होती है, चतुर्थ पद में 15 मात्रा होती है। यानी कि कुल मिलाकर जो आर्य छंद होगा उसमें 57 मात्राएं होगी। कितनी मात्रा होगी? उन मात्राओं को जब गिनते हैं तो 57 मात्राएं हमारे पास में आती है, जिसमें से पहली और जो तीसरी पद है उसके अंदर 12-12 मात्राएं होती है, जबकि दूसरे में 18 होती है और चौथे में कितनी होती है? 15 मात्राएं होती है। कैसे होती है इसका उदाहरण हम यहाँ पर आगे देखते हैं। सबसे पहले तो मात्राएं। मात्राएं कितनी प्रकार की होती है? ह्रस्व, दीर्घ और प्लत। ह्रस्व को ऐसे लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। ह्रस्व को जब काउंट करते हैं तब ऐसे लिखा जाता है, और दीर्घ दीर्घ को जब काउंट करेंगे तब ऐसे लिखा जाएगा, और प्लुत को जब काउंट करेंगे तब ऐसे लिखा जाएगा। प्लुत का प्रयोग तो वेदों में होता है। किसमें होता है? वेदों में होता है। ओम। ओम क्या है? एक प्रकार का प्लुत है। इसके अलावा जो एस, ओम के बीच में जब ओ
के बीच में ये जो शब्द होता है ये भी क्या होता है, एक प्लुत ही होता है। क्या होता है, प्लुत होता है। यानी कि इसकी जब मात्रा की काउंटिंग करेंगे तो ये 3 बनता है। यहाँ पर कितनी मात्राएं होती है, 3 मात्राएं यहाँ पर होती है। ठीक है, अगला दीर्घ। दीर्घ में 2 मात्राएं होती है और ह्रस्व के अंदर आपको पता है ह्रस्व के अंदर कौन सा आएगा, अ, ई, उ, री और री। ये मात्राएं ह्रस्व के अंतर्गत आती है। इनकी जो मात्राएं लगेगी वो सारी क्या होगी, ह्रस्व की मात्राएं होगी। अब यहाँ पर आता है कि मात्रा का दीर्घीकरण से संबंधित लक्षण, यानी कि कौन सी मात्रा दीर्घ मात्रा होगी वो यहाँ पर देखना है कि संयुक्त वर्ण से पूर्व वाला वर्ण, यानी कि जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि राक्षस शब्द मैंने लिखा, तो राक्षस में देखो यहाँ पर क्या है, क्ष आ रहा है। क्ष संयुक्त वर्ण है। इस संयुक्त वर्ण से पहले जो शब्द आता है वो दीर्घ होता है। ठीक है, फिर से यहाँ पर पहले से दीर्घ दे रखा है तो ये क्या होगा, दीर्घ यहाँ पर होगा। इसका दूसरा उदाहरण देता हूँ, जैसे कक्षा, क्या लिखता हूँ मैं, जैसे कक्षा मैंने यहाँ पर लिखा, क्या लिखा, कक्षा लिखा। इसमें तो मात्रा तो पहले ही ह्रस्व वाली है, लेकिन इसमें देखो इसके बाद में कौन सा आ रहा है, संयुक्त वर्ण आ रहा है। तो संयुक्त वर्ण से जस्ट पहले वाला कौन सा हो जाएगा, दीर्घ मात्रिक शब्द हो जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ मात्रा में इसको काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगला कि अनुस्वार युक्त वर्ण, यानी कि जिसके अंदर अनुस्वार लग रहा है, जैसे रामम ऐसा लग रहा है, ये अनुस्वार लग रहा है, तो ये जो वर्ण होगा वो भी द्विमात्रिक होगा। ठीक है, दीर्घ वर्ण होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला इसका लक्षण कौन सा है, विसर्ग युक्त वर्ण, यानी कि जिसके अंदर विसर्ग लग रहा है, जैसे राम, इसके अंदर विसर्ग लग रहा है, भले ही ये ह्रस्व वाला है लेकिन ये क्या हो जाएगा, दीर्घ यहाँ पर हो जाएगा। और सबसे लास्ट में दीर्घ मात्रा वाले वर्ण होते हैं, दीर्घ मात्रा वाले होते हैं, वो सारे वर्ण क्या होते हैं, दीर्घ के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो ये दीर्घीकरण के 4 लक्षण हैं। अब उसका जो आर्य छंद है उसमें हम वहाँ पर मात्राएं गिनकर देख लेते हैं कितनी मात्राएं होगी। ये है आर्य छंद का उदाहरण कि आपरितो साध विदुषा नम साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद पिशिक्षतानाम आत्मन्य प्रत्यय चेतः। तो यहाँ पर हमें क्या करनी है, मात्रा काउंट करनी है। तो मात्रा देखो, सबसे पहले में आ में दीर्घ मात्रा पहले से हो जाएगी, प में ह्रस्व होती है, री में दीर्घ होती है, तो में ओ की मात्रा क्या होती है, दीर्घ होती है, आ की मात्रा दीर्घ होती है, वी की मात्रा ह्रस्व होती है, दू की मात्रा ह्रस्व होती है और शा की मात्रा क्या हो जाएगी, आ की मात्रा यहाँ पर दीर्घ हो जाएगी। देखो यहाँ पर मात्राएं काउंट करते हैं, तो देखो एस का मतलब 2 है, 2 फिर 3 फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो प्रथम पद के अंदर हमारे पास में कितनी मात्राएं हो गई, 12 मात्रा हो गई। अगला न साधु मन्य प्रयोग विज्ञानम में 1 2 3 4। अब देखो यहाँ पर क्या है, संयुक्त वर्ण आ रहा है न और यह, तो इसके आगे वाला भले ही ह्रस्व है लेकिन वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। तो यहाँ पर दीर्घ हो गया, ये वापस इसके आगे वाला इस प्र में क्या है, इसके आगे वाला दीर्घ हो जाएगा। वैसे भी ये एक ही मात्रा लग रही है, ये जिसमें संयुक्त लग रहा है वो तो आपका मात्रा के अकॉर्डिंग काउंट किया जाएगा, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला आपका दीर्घ होगा। प्र में 1 मात्रा हो गई, ह्यो में 2 मात्रा हो गई, घ में 1 मात्रा हो गई, वी में 2 मात्रा होगी। भले ही ई लग रहा है ह्रस्व है लेकिन ज्ञा क्या आ रहा है, ज और य से मिलकर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो दीर्घ हो जाएगा। अब तो यहाँ पर मात्रा काउंट करते हैं, मैंने यहाँ पर पहले से लिख रखा है, नियम मैंने बता दिया, आपको मात्रा काउंट करके बता रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। देखो वापस 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। कितनी मात्रा हो गई, 18 मात्रा यहाँ पर हो गई। ठीक है, तो दूसरे पद में कितनी होनी चाहिए, 18 मात्रा हमारे पास में होनी चाहिए। तीसरा पद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो देखो क्ष से पहले क्या आ रहा है, सी आ रहा है, भले ई की मात्रा ह्रस्व होती है लेकिन क्ष क्या है, यहाँ पर संयुक्त वर्ण है, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर दीर्घ हो जाएगा। तो 12 मात्रा ये हो गई। और लास्ट में त्म, ये संयुक्त वर्ण है तो इससे पहले वाला दीर्घ, न्य संयुक्त वर्ण है तो इससे पहले वाला दीर्घ, प्र संयुक्त वर्ण है तो इससे पहले वाला दीर्घ, त्य संयुक्त वर्ण है तो इसके पहले वाला दीर्घ। और ये अनुस्वार लग रहा है तो ये दीर्घ, ये विसर्ग लग रहा था, विसर्ग से पूर्व वाला दीर्घ। तो यहाँ पर काउंट करो, 2 4 6 8 9 10 11 12 13 और 14 15। तो यहाँ पर देखो कितनी मात्राएं हो गई, टोटल 15 मात्राएं हो गई।
तो टोटल इन मात्राओं को काउंट करते तो कितनी होती है 57। तो यहाँ पर कौन सा होगा, आर्य छंद होगा। मात्रा को काउंट करने पर अगर वो मात्रा 57 मात्रा बन रही है। अब देखो आर्य छंद का जब उदाहरण आएगा तो वहाँ पर आपके चारों चरण वहाँ पर लिखे होंगे। ठीक है, आर्य छंद में कितने चरण लिखे होंगे, चारों चरण वहाँ पर लिखे होंगे। जबकि वर्णिक छंद के अंतर्गत आपके चारों छंद वहाँ पर नहीं लिखे होंगे। ठीक है, तो ये होता है आर्य छंद। अब अगला अगला देखते हैं हम वर्णिक छंद। वर्णिक छंद यानी कि वर्णों या अक्षरों को गिनना, यानी कि जब छंद के अंदर वर्णों या अक्षरों को गिना जाता है तो उनको वर्णिक छंद कहते हैं। वर्णिक छंद में जो वर्णों का जो समूह होता है उसको गण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गण कहा जाता है। और एक गण में वर्णों की संख्या 3 होती है और गणों की कुल संख्या होती है 8 यहाँ पर होती है। तो ये याद रखिएगा, गण किसे कहा जाता है, गण कहा जाता है वर्णों का समूह। ठीक है, और एक गण में वर्णों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। अब ये गण कौन कौन से होते हैं, तो ये गण होता है आपका य माता राजबान सलगा। ठीक है, तो यहाँ पर स तक तो आपके वर्ण होते हैं, क्या होते हैं, गण होते हैं। कौन कौन से, य माता राजबान सलगा। अब देखो यह गण का, यह गण, अब देखो प्रत्येक एक गण होगा, यह गण, म गण, त गण, र गण, ज गण, भ गण, न गण और स गण। ल और ग ये गण नहीं होते, सिर्फ आपके स तक ही आता है। ठीक है, अब देखो इनको जब लिखा जाता है तो देखो य मा ता, म गण में लिखा जाएगा मा ता रा। तो इनकी जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, यह मात्रा में एक, माता माँ में दो, ता में दो। फिर म गण पढ़ते हैं तो माँ के अंदर दो, ता के गण दो और रा के गण दो। तो ये आपको सिर्फ इसमें से ऐसे याद रखना है। इसके में से प्रत्येक का नाम आपको अलग अलग करना है। ठीक है, और उसके ऊपर मैंने मात्राएं लिख रखी है, ये आपको देखना है। वैसे ये पूछा नहीं जाता है, लेकिन इससे संबंधित जब हम 12 छंद वर्णों वाला छंद देखेंगे तो उसमें ये काम आएगा। वैसे उसको भी मैं बिना गण के भी आपको समझा दूंगा कि बिना गण के वो कैसे होगा। ठीक है, इससे क्वेश्चन बनता नहीं है, क्वेश्चन आपके छंद से बनता है। तो छंद वाला हम देखते हैं क्या दे रहा है, वर्णिक छंद के प्रकार। वर्णिक छंद के प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है हमारे पास में 8 वर्णों वाला समूह। 8 वर्णों वाला छंद को क्या कहा जाएगा, अनुष्टुप छंद। क्या कहा जाएगा, अनुष्टुप छंद कहा जाएगा। और इसका उदाहरण है शैले शैले न माणिक्यम मुक्तिकम न गजे गजे। इस प्रकार का जो दोहा है उसके अंतर्गत, अब देखो ये पूरा दोहा भी आ सकता है और एक लाइन भी आ सकती है। तो इसके अंदर एक चीज आप ध्यान रखिएगा, 8 वर्णों वाला जो समूह होता है उसमें टोटल 32 वर्ण होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि आपको पता है 4 पद पाद पाए जाते हैं और प्रत्येक पाद में कितने वर्ण हो गए, 8 वर्ण। तो यहाँ पर कितने पद हो गए, कितने वर्ण हो गए, यहाँ पर 32 वर्ण हो गए। और अब आप यहाँ पर काउंट करके देख लीजिए कि यहाँ पर 8 वर्ण है या नहीं है। तो देखो शैले शैले ना माणिक्यम में देखो ए पहला शब्द, दूसरा शब्द, तीसरा शब्द, चौथा वर्ण, पांचवा वर्ण, छठा वर्ण, सातवां वर्ण और यहाँ आठवां वर्ण। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। तो देखो वर्णों की जब गिनती होती है तो वहां पर एक तो अनुस्वार नहीं गिना जाता है, एक संयुक्त वर्ण को सिर्फ एक वर्ण में ही गिना जाता है और विसर्ग यहाँ पर अलग से नहीं गिना जाता। तो यहाँ पर कितने हो गए, 8 वर्ण हो गए। और 8 वर्ण में कौन सा छंद होता है, अनुष्टुप छंद होता है। अगला 11 वर्णों वाला। अब 11 वर्णों वाले में आपके पास में तीन तीन छंद पाए जाते हैं। कौन कौन से, तो सबसे पहले इंद्र वज्रा। कौन सा पाया जाता है, इंद्र वज्रा। टोटल इसमें 44 वर्ण पाए जाएंगे, क्योंकि 11 वर्ण एक लाइन में और टोटल 4 पाद पाए जाते हैं, तो 44 वर्ण यहाँ पर हो जाते हैं। अब देखो सबसे पहले कौन सा होगा, इंद्र वज्रा। इंद्र वज्रा में क्या होगा, प्रथम पद गुरु होगा। प्रथम पद क्या होगा, बड़ा होगा। याद कैसे रखना है कि इंद्र क्या है, संयुक्त वर्ण है, तो इससे पहले वाला वर्ण क्या होगा, दीर्घ होगा। तो यहाँ पर जब प्रथम वर्ण दीर्घ आता है, इंद्र में भी पहला वर्ण क्या है, दीर्घ है। तो यहाँ पर जो इसका जो छंद का पाद आएगा उसमें भी प्रथम पद क्या होगा, दीर्घ होगा। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण के लिए क्या लिखा हुआ है, अर्थो ही कन्या परकीय एव। सबसे पहले तो इसमें वर्ण गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हो गए। अब हमें देखना है कि ये इंद्र वज्रा है या उपेंद्र वज्रा है। तो इंद्र वज्रा के लिए हम देखते हैं, तो इसमें देखो पहला जो वर्ण है वो क्या है, दीर्घ है। कैसे, तो इसके बाद वाला क्या आ रहा है, संयुक्त आ रहा है। संयुक्त से पहले वाला क्या होता है, दीर्घ होता है। तो यहाँ पर पहला वर्ण क्या आ रहा है, गुरु, यानी कि दीर्घ आ रहा है, इसलिए ये इंद्र वज्रा हो जाएगा। और यहाँ पर 11 वर्ण है। इसका दूसरा प्रकार देखते हैं, उपेंद्र वज्रा। क्या देखते हैं इसमें, ये याद रखिए, इंद्र वज्रा और प्रथम पद गुरु होता है 11 वर्ण वाला। उपेंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा में प्रथम वर्ण क्या होता है, लघु होता है। इसका पता भी लगा सकते हैं, ऊ क्या होता है आपका
ह्रस्व होता है। क्या होता है? वो आपका ह्रस्व होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, इसमें पहला वर्ण ह्रस्व हो जाएगा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वर्ण गिनो। इसमें सबसे पहले हम क्या गिनते हैं? वर्ण यहाँ पर गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ण हो गए। अब प्रथम पद यहाँ पर क्या होगा? प्रथम वर्ण क्या होगा? लघु होगा। तो देखो प्रथम वर्ण यहाँ पर त्व क्या है? लघु है, इसमें अ की मात्रा लग रही है। मैं संयुक्त वर्ण है नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? पहला वाला यहाँ पर सिर्फ लघु हो जाएगा, और लघु हो जाएगा इसका मतलब यहाँ पर कौन सा छंद हो जाएगा? उपेंद्र वज्रा हो जाएगा। ये दोनों आप याद रखिएगा, उपेंद्र वज्रा में प्रथम वर्ण लघु आता है। अगला उपजाति। उपजाति का मतलब होता है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का मिश्रण, यानी कि जो उपजाति के अंदर तो आपको पूरा छंद लिखना होगा, ध्यान रखना। पूरा छंद लिखा जाएगा, उसमें पहला वर्ण कभी दीर्घ भी हो जाता है और कभी क्या हो जाता है लघु भी हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए एक दोहा होता है, येषां न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो देखो ये जो पूरा दोहा लिखा हुआ है, ये सामने विद्या न तपो न दानम वाला, उसमें जो बीच की 2 लाइन मैंने नहीं लिखी है, 4 पाद होते हैं, तो चारों पाद मैंने नहीं लिखे हैं, मैंने आपको सिर्फ समझाने के हिसाब से यहाँ पर पाद लिखे हैं। तो देखो इनमें सबसे पहले शब्द वर्णों का गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11, 11 वर्ण हो गए। अब देखो ये शाम में क्या आ रहा है? ए की मात्रा आ रही है, तो ए क्या होता है? दीर्घ होता है, ठीक है। और मनुष्य में देखो म के अंदर क्या है? अ की मात्रा, और क्या होता है? ह्रस्व होता है। तो यहाँ पर देखो दीर्घ और ह्रस्व दोनों मात्राएं यहाँ पर प्रयोग हो गई है। दीर्घ मात्रा भी आ गई है और ह्रस्व मात्रा भी आ गई है। इंद्र वज्रा भी बन गया और उपेंद्र वज्रा भी आ गया। तो इंद्र वज्रा और जो उपेंद्र वज्रा होता है, उसका जो मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है? उपजाति छंद कहलाता है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा और इसको लिख भी लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। इसकी पीडीएफ आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, फिर मैं आपको बता दूंगा कि इसकी पीडीएफ आपको कहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। अगला आता है 14 वर्णों वाला छंद। कौन सा आता है? 14 वर्ण, जिसके अंदर 14 वर्ण होते हैं, वो छंद कौन से होते हैं? तो इसमें देखना, ध्यान रखना, कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 14 इंटू 4, 4 पाद होते हैं, 14 वर्ण होते हैं, 56 वर्ण यहाँ पर होंगे, क्योंकि यहाँ पर कभी कभी वर्ण भी पूछा जाता है। तो देखो वसंत तिलका, इसमें कौन सा आता है? वसंत तिलका एक ही होता है 14 वर्णों वाला। इसमें देखो रात्रि गमिष्यति भविष्य सुप्रभा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पर 14 क्या हो गए? यहाँ पर वर्ण हो गए। इसको याद रखना है कि 14 के अंदर कौन सा होता है? वसंत तिलका। 14 वर्णों वाला छंद कौन सा हो जाएगा? वसंत तिलका हो जाएगा। अगला अगला देखते हैं। अगला में हमारे दे रखा है 15 वर्णों वाला। कौन सा वर्णों वाला दे रखा है? 15 वर्णों वाला दे रखा है। और 15 वर्ण वाला कौन सा होता है? मालिनी। कुल वर्णों की संख्या यहाँ पर 60 हो जाएगी, क्योंकि 15 इंटू 4। अतुलित बलदामा हे मसे लाभ देहम। तो देखो यहाँ पर इसका काउंट करते हैं हम, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल कितने हो गए? 15 यहाँ पर हो गए। तो आपको 15 वर्णों वाला कौन सा हो जाएगा? मालिनी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि इनसे क्या क्वेश्चन होता है, जो क्वेश्चन छंद के अंदर सीधे क्वेश्चन पूछे होते हैं, और वहाँ पर छंदों का नाम आपको पता होता है। देखो शुरू का जो मैंने पढ़ा है वैसे वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको उनको जितना महत्व नहीं देना है, जितना आपको क्या देना है? वर्णिक छंद को यहाँ पर महत्व देना है। क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादातर जो पेपर में, रेट के पेपर के अंदर संस्कृत में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो वर्णिक छंद से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपको वर्णिक छंद को यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला आता है 17 वर्णों वाला। कौन सा आता है? 17 वर्णों वाला। 17 वर्णों वाला कौन सा आता है? टोटल यहाँ पर वर्णों की संख्या होती है 68 वर्ण होती है, और इसको कहा जाता है शिखरिणी, और 2 होते हैं मंदांकृता। शिखरिणी के अंदर देखो पहला वर्ण क्या है? लघु वाला बन रहा है, लघु मात्रिक बन रहा है, तो इसके अंदर जो पहला वर्ण होगा वो लघु मात्रिक होगा, जिसमें शिखरिणी होगा, ठीक है। महाराज श्रीमंत जगती यशा यशसाते दवलिते, 1 2 3 4 5 6, इतना को नहीं गिनना है, ठीक है। 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हो गए?
17 वर्ण हो गए। और 17 वर्ण वाला जो छंद होगा वो कौन सा होगा? शिखरणी, जिसके अंदर प्रथम वर्ण क्या होगा? लघु होगा। तो ये देखो क्या महाराज में महा क्या है? लघु है। क्या है? लघु है। तो यहाँ पर कौन सा वर्ण होगा? शिखरणी होगा। अगला वाला मंदांकृता। मंदांकृता में क्या होता है? प्रथम वर्ण गुरु होता है। 17 वर्ण पाए जाएंगे। शांताकारम, भुजंग शयनम, पदम नाभ, सुरेशम। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ये ध्यान रखिएगा द यहाँ पर हलंत वाला है। 17 हो गए। अब इसमें प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? गुरु होना चाहिए। तो प्रथम वर्ण देखो आ की मात्रा वैसे ही गुरु है और इसके बाद में संयुक्त वर्ण आ रहा है, इसलिए ये वैसे भी क्या बन जाएगा? गुरु बन जाएगा। अग, अगला क्वेश्चन। अब ये दो के मैंने आपके उदाहरण नहीं लिखे, आपको सिर्फ काउंट करना, जैसे मैंने अभी बताया था वैसे ही आपको क्या करना है? काउंट करना है। 19 वर्णों वाला कौन सा हो जाएगा? शार्दुल विक्रीडतम। कौन सा हो जाएगा? 19 वर्णों वाला शार्दुल विक्रीडतम। और जिसमें 76 वर्ण पाए जाते हैं। और 21 वर्णों वाला होता है स्ट्रकधरा। कौन सा होता है? स्ट्रकधरा, जिसके अंदर 84 वर्ण पाए जाते हैं। आपको जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है वो मैं लास्ट में बता दूंगा क्लास के अंतर्गत। ठीक है। वैसे तो वर्णिक छंद आपको याद करना है, लेकिन वर्णिक छंद में भी कौन सा छंद सबसे ज़्यादा याद रखना है वो मैं आपको बता दूंगा। और सबसे लास्ट में आता है 12 वर्ण वाला। कितने वर्ण वाला? 12 वर्ण वाला, जिसके अंदर 48 वर्ण कुल पाए जाते हैं। सबसे पहले आता है वंशास्त्र। वंशास्त्र में जो मैंने आपको गण बताया था उसके अंदर ज गण बताया था। ज गण का मतलब होता है जबान। जबान का मतलब क्या होता है? पहला वर्ण लघु हर्स्व, फिर दीर्घ, फिर हर्स्व। और यहाँ पर देखो इसको अगर आप जबान गण याद नहीं कर पा रहे हो तो वंशस्थ में देखो, वंशस्थ में क्या आ रहा है? व वाला सबसे पहले हलंत आएगा, फिर स वाला क्या आएगा? सॉरी, व वाला तो लघु आएगा, स वाला क्या आएगा? दीर्घ आएगा, क्योंकि बाद में संयुक्त वर्ण और संयुक्त वाला वाला हस्व हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जब सबसे पहले तो इसका करते हैं। तथा समक्षम दहता मनोभव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण यहाँ पर हो गए। 12 में अब देखो 12 वर्ण वाले में 3 यहाँ पर होते हैं आपके, वंशस्थ, द्रुत, विलंबित और भुजंग वाला। ठीक है। तो यहाँ पर अब इसका कैसे पता लगाएंगे? तो देखो यहाँ पर पता लगाया जाता है। वंशस्थ में क्या आ रहा है? लघु दीर्घ लघु। और इसमें भी देखो लघु, सबसे पहले लघु, फिर दीर्घ, फिर क्या आ रहा है? लघु। तो ये शुरू के 3 वर्ण यहाँ पर देखे जाते हैं। ठीक है। अब अगला देखते हैं। द्रुत विलंबित। द्रुत विलंबित में नस्ल ये गण होता है। ठीक है। उसमें से बता रहा हूँ, कभी पूछ लेता हूँ, बाकी पूछते नहीं है। अब ये देखते हैं द्रुत विलंबित में कैसा होगा। तो द्रुत में देखो ऊ की मात्रा क्या होती है? हलंत होती है, छोटी होती है। तो ये हस्व हो गया। त भी हस्व हो जाएगा और वी भी क्या हो जाएगा? हस्व हो जाएगा। यानी कि शुरू के जो तीनों वर्ण है वो हस्व होंगे। नव पलाश पलाश वनम पुरः। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 वर्ण हो गए। अब शुरू में देखो, नव में देखो दीर्घ लघु होगा, वह भी लघु होगा और प भी क्या होगा? लघु होगा। तो यहाँ पर शुरू के जो 3 है वो क्या है? लघु होते हैं। अगला है भुजंग प्रयात। इसमें होता है यह मात्रा, यानी कि पहला वर्ण लघु होगा और दोनों बाद वाले क्या होंगे? दीर्घ होंगे। ठीक है। अब देखो इनको लिखते हैं। भुजंग प्रयात में आप नाम भी देख सकते हो। भू में क्या होता है? हलन, पहले वाला लघु होता है। ज से इस अंग, ये क्या? दीर्घ है, ये संयुक्त है, तो संयुक्त से पहले वाला दीर्घ। और ये भी क्या हो जाएगा? प्र से पहले वाला दीर्घ। तो यहाँ पर पहला लघु फिर 2 दीर्घ। तो ऐसे जब होंगे और 12 छंद वाला होगा तो वो क्या होगा? भुजंग प्रयात होगा। काउंट करते महेश सुरेश परेश परात्मा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 वर्ण यहाँ पर हो गए। और इसका जब हम शुरू में देखते तो देखो म क्या है? एक आ जाएगा। हे क्या हो जाएगा? दीर्घ आ जाएगा। स क्या होगा? दीर्घ होगा, क्योंकि इसके विसर्ग लग रहा है। तो यहाँ पर हमने फ्रेंड्स, यहाँ पर ये भुजंग प्रयात हो जाएगा। और फ्रेंड्स यहाँ पर हमने पूरा क्या देख लिया है? यहाँ पर हमने जो छंद है वो पूरा टॉपिक यहाँ पर देख लिया। अब देख लो छंद कितना सा टॉपिक, इतना सा टॉपिक है और आपको इतना सा याद रखना है। अब कौन कौन सा टॉपिक है वो आपको याद रखने हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन ये पढ़ने में दिक्कत ना हो। छंद, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ भी ले लेंगे फिर बाद में। ठीक है, इसका ले लो, ये ले लो, इनके जो आर्य छंद के लक्षण है इनका ले लो, ये मात्राओं का स्क्रीनशॉट ले लो। मात्राओं में दीर्घ कब होती है इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कि आर्य छंद के उदाहरण का स्क्रीनशॉट ले लो।
वर्णिक छंद का स्क्रीनशॉट ले लो और इसमें जो गण पाए जाते हैं उनका स्क्रीनशॉट। अगला है वर्णिक छंद के प्रकार, अनुष्टुप छंद का, इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का, फिर उपजाति का उदाहरण समेत। फिर आता है वसंत तिलका का और मलिनी का, एक साथ स्क्रीनशॉट ले लो। शिखरिणी का, मंदांकृता का, शार्दुल विक्रीडतम और श्रगधरा। फिर आता है वंशस्थ, द्रुत विलंबित और भुजंग प्रयात। अब इसमें से आपको कौन कौन से याद रखने हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपका जो मुख्य रूप से जो याद रखने हैं वो आपको याद रखने हैं वर्णिक छंद में, और वर्णिक छंद के अंतर्गत आपको रखने हैं जैसे अनुष्टुप छंद का बहुत बार पूछा गया है। अनुष्टुप छंद के बाद में इंद्र वज्रा उपेंद्र वज्रा का भी पूछा गया है और वसंत तिलका और मलिनी का भी पूछा गया। वैसे आपको वर्णिक छंद तो सारे याद रखने ही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वर्णिक छंद से पूछे गए। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, इजाज़त चाहता हूँ और आप इस क्लास को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा क्योंकि छंद वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा। कितना परसेंट आएगा? 100% क्वेश्चन आएगा। जिस प्रकार से संधि में से 100% क्वेश्चन आता है वैसे ही छंद में से भी 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अच्छे से पढ़िएगा, अपना ध्यान रखिएगा। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।